नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ दोस्तों, और इसमें हमारा टॉपिक है फिलहाल अनुपात तथा समानुपात। और दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, आइए इनको पूरा करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल क्या है। दोस्तों कहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 64 है। ये संख्याएं निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। दोस्तों लास्ट में नहीं हो सकती ऐसा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके क्या है क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपने कल की क्लास जरूर देखी होगी, और कल के लास्ट सवाल में जिसमें शीशे टूटने वाला क्वेश्चन था उसमें हमने कुछ समझाया था दोस्तों आपको, कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि योग, जैसे कि वहाँ पे 12 से थे दोस्तों, और अनुपात की हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा अनुपात को जोड़ के देखो और देखो कि इसमें कौन इसका गुणांक हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 3 और अनुपात 1 है तो इन्हें जोड़ के 4 आ रहा है दोस्तों, 4 ये 12 दोस्तों, क्योंकि ये इनका अनुपात का जोड़ इसका पूरा गुणांक है, इसे पूरा भाग कर सकता है। तो दोस्तों ये अनुपात हिस्सों में से टूट के ये अनुपात बन सकता है। कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 3 बार। तो अगर आप यहाँ 3 से गुणा कर दें, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो दोस्तों 9 और 3 कितने, 12। तो देख सकेंगे कि 9 से टूटे ना 3 ना टूटे, इस प्रकार की चीज़ें हम कल समझ रहे थे लास्ट क्लास में। उम्मीद है दोस्तों आपने वो वीडियो देखी है और ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा, दो पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, 64 है। ये निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों 5 और 3 कितना दोस्तों, 8। ये कितना हुआ दोस्तों, 8 हुआ। और दोस्तों 7 और 1 कितना हुआ, 8। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितने हुए दोस्तों, 7। और दोस्तों वहीं 7 और 5 कितने हुए दोस्तों, 12। दोस्तों ये अनुपात गड़बड़ है, इसकी जगह वरना 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शायद मिस प्रिंटिंग से हुआ, इसे आप एक काम कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पे थोड़ी समस्या हो जाएगी, वरना 2 आंसर आ जाएंगे दोस्तों। मिस प्रिंट हो जाता है कई बार। देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 और 3 कितने हुए, 8 हुए। तो क्या 8 यहाँ पे 64 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल कर रहा है। 8 8 64 है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे गुणा कर लिया 8 की, तो 8 5 40 और 8 थी कितने दोस्तों, 24। अब देखिए 40 और 24 का योग कितना बैठा है, 64। तो दोस्तों जिनका जोड़ क्या बैठ रहा है दोस्तों, 8 बैठ रहा है, और वो उसका गुणांक है 8 8 64। दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 8 बार। और अगर 8 की अब इसमें गुणा कर दे दोस्तों, एक संख्या 40 और एक 24 कह के इनका जोड़ 64 हो सकता है। तो दोस्तों बस ये पूरी चीज़ मत देखिए, बस गुणांक देख लीजिए कि दोस्तों कितना बार जा रहा है। तो ये जा रहा है या पूरी तरीके से नहीं जा रहा। तो 8 से जा रहा है 64, तो ये आंसर मतलब हो सकता है, ये अनुपात हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा सवाल ये है कि अनुपात नहीं हो सकता। अब देखिए 7 और 1 8, ये भी कितने में, 8। और 8 तो आप देख ही रहे हैं, 8 8 64। अगर जितनी बार जा रहा है उसे गुणा कर देंगे तो 8 7 56 और 8 एकम 8। दोस्तों एक संख्या 56 और 8 होकर वो भी 64 हो जाएगा, यानी कि ये भी संभव है। लेकिन दोस्तों हमारा आंसर क्या बताना है कि नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों 3 और 4 7, ये 7 64 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। ये जो अनुपात का योग है दोस्तों, यहाँ पे इस ऑप्शन सी में 7 64 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। और दोस्तों 7 से किसी के पहाड़े में आता ही नहीं हो, इसलिए किसी संख्या से हम गुणा करके 3 और 4 को इस तरीके से बढ़ा नहीं सकते कि उनका योग 64 हो जाए। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सवाल में था अनुपात नहीं हो सकता, ये आंसर सी। एक ऑप्शन हमने बदलना, क्योंकि दोस्तों वो भी गड़बड़ करा था, वहाँ पे भी 12 का भी गुणांक 64 नहीं होता, इस वजह से ही चेंज करना पड़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सी आंसर समझ में आया होगा, कि देखना केवल इतना था कि अनुपात का ये मल्टीपल है या नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है दोस्तों, एग्जाम्पल में किया हो या शुरुआत में, तो उम्मीद है आपको याद भी होगा। देखिए दोस्तों 54 71 और यहाँ पे क्या है 75 और 99 में से प्रत्येक से, यानी कि प्रत्येक दोस्तों, यानी कि इसमें से हर एक में से दोस्तों है ना, आप समझते हैं इसका मीनिंग। प्रत्येक संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्याएं समानुपाती हो। दोस्तों ये 4 संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, 4। और समानुपाती का मतलब क्या है दोस्तों, कि 2 संख्याओं का अनुपात, पहली 2 का अनुपात दोस्तों और बाद की 2 के अनुपात के बराबर हो जाए। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ऐसा है नहीं, यानी कि दोस्तों प्रत्येक संख्या में से कोई संख्या घटाने के बाद ऐसा हो सकता है कि 54 में से x घटा दें दोस्तों, 71 में से भी वही संख्या x ही घटा दें, और दोस्तों 75 में से भी वही संख्या घटा दें, और दोस्तों 99 में से भी वही संख्या घटा दें। तो दोस्तों बाद पहली 2 संख्याओं का अनुपात और बाद की 2 संख्याओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो दोस्तों या तो आप क्या करिए, ऐसे बीच वालों की गुणा, बाहर वाले की गुणा करिए और सोल्व करिए, x का मान प्राप्त करिए। या फिर दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने कहा कि दोस्तों इसमें इतना लंबा जाने की जरूरत ही क्या है, आप एक काम कर लो, फटाफट ऑप्शन देख के देख लो दोस्तों। एक घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 53। दोस्तों ये क्या बचेगा, 70। एक घटाने से अगर आप x बराबर ना 1 रखोगे, पहला ऑप्शन चेक करोगे दोस्तों, ये 54 में से 1 गया 53 बचा, 71 में से 1 गया 70 बच गया दोस्तों, 75 में से 1 गया तो कितना आएगा, 74। और दोस्तों 99 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 98। अब बताओ दोस्तों, काट पीट भी लो चाहे 53 और 70 का अनुपात दोस्तों 74 और 98 के बराबर ही नहीं हो सकता। x बराबर 1 कैंसिल करो,
चलो अगले पे चलते हैं दोस्तों, 2 रखते हैं, x बराबर 2। दोस्तों 54 में से 2 गई तो कितना आएगा 52। और दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 69 आएगा, है ना 69। और दोस्तों यहाँ 2 घट के कितना आएगा 73। और दोस्तों वहाँ पे 2 घट के कितना आएगा 97। अब बताओ दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ है कि ये कट के बराबर हो जाए अनुपात? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, है ना। तो चलिए खैर ये भी बराबर नहीं आ रहे, तो 3 रखते हैं। अब देखते हैं क्या है दोस्तों। 54 में से 3 घटाइएगा 3, है ना। 54 में से 3 घटाइए दोस्तों 51 हो गया। और दोस्तों इसमें से 71 में से घटाइएगा कितना हो गया 68। अब देखिए यहाँ 75 में से 3 घटा दीजिएगा दोस्तों 72 हुए। और वहाँ पे 99 में से 3 घटा दीजिए कितने दोस्तों 96। अब देखिए दोस्तों ये ना किससे घट रहा है 17 से। 17 थी 51 और दोस्तों 17 चौके 68। दोस्तों ये 24 से घट रहा है। 24 थी 72, 24 चौके 96। अब देखिए पहले में तो कुछ हिसाब से बन ही नहीं रहा था, हमें लग रहा था। तो दोस्तों देखो जिसमें कटा तो उसमें आराम से चीज़ें मिल गई, पता लगी। तो 3:4 दोस्तों किसके बराबर आ गया 3:4, यानी कि ये और ये क्या हो गए समानुपाती हो गए दोस्तों। लेकिन 54, 71, 75 में तो थोड़ी था ऐसा तब हुआ जब हमने हर संख्या में से क्या घटाया दोस्तों 3 घटाया, तब जाके अनुपात बराबर आए। तो दोस्तों इसका मतलब वह संख्या क्या है जिसे घटा के आंसर देंगे हम 3 देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये किस में है सी में है। उम्मीद है क्वेश्चन आराम से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों का 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात दोस्तों 1:2:3 है। 3 संख्याएं दी हैं दोस्तों ए बी सी, इनका अनुपात कितना बता दिया 1:2:3। दोस्तों 3 संख्याएं कहा ना ए बी सी का अनुपात कितना बताया 1:2:3। आगे क्या कहा दोस्तों, तथा इनका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि कर दें तथा बी में 20% की क्या कर दें दोस्तों कमी कर दें, तो औसत में 5% वृद्धि करने हेतु सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, ये दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा इसको गैप करके लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि कई सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। ए थोड़ा दूर लिख लेंगे, बी और दोस्तों सी। क्या अनुपात बताया दोस्तों 1:2:3। और देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है ना, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं कि दोस्तों ये अनुपात जो होता है सबसे सरलतम रूप होता है संख्याओं का। वास्तविकता में A1 1 नहीं है, कई बार हम चलाते हैं ऐसा, है ना, जब अनुपात ही पूछ लेते हैं कि 1 के मान अपने, ए का मान 1 चल जाएगा, बी का 2 चल जाएगा, सी का 3 चल जाएगा। और दोस्तों इस सवाल में भी ये चल सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे कहा इनका औसत 600 है, यदि ए में 10% की वृद्धि करें दोस्तों, ए का 10% आपको पॉइंटों में निकालना पड़ेगा अगर आप ए को 1 ही मान के चलते हैं। और दोस्तों बी को अगर 2 ही मान के चले तो उसी तरीके से बी में 20% की वृद्धि आप पॉइंटों में निकालिएगा। और तो औसत में 5% की वृद्धि, औसत दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है 600, उसमें 5% की वृद्धि करनी है, तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, इस प्रकार की चीज़ें। तो देखिए दोस्तों जैसे ही उसने औसत यहाँ पे बताया तो पहले तो दोस्तों हमें ये दिमाग में आ रहा था ये अनुपात जो है यहाँ से दोस्तों है ना, हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों अगर एक्चुअल चाहिए तो इस औसत है तो इसका काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों औसत हमें पता है कि दोस्तों योग, चलिए औसत ही लिखते हैं पहले कि दोस्तों औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। दोस्तों हमें ये फॉर्मूला पता है कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और देखिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या करिएगा, योग निकालिएगा। योग के लिए क्या चलेगा दोस्तों, देखिए ये यहाँ और ये इधर गुणा में दोस्तों, है ना, बटे की चीज़ यहाँ गुणा में। तो दोस्तों योग बराबर औसत गुणा कितना संख्या, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, योग बराबर कितना औसत गुणा संख्या। तो दोस्तों जैसे कि सवाल में औसत दे दिया तो हम तो यहाँ तो योग निकाल सकते हैं, हमें तो पता लग गया कि दोस्तों इन्होंने औसत कितना बताया 600 बताया, और दोस्तों संख्या कितनी बताई 3 बताई, 1 2 3 है ना, ए बी सी 3। और दोस्तों इस तरीके से योग का हमने इनका कितना 1800। अब बताइए दोस्तों हमें ए बी सी के मान चाह रहे थे, ये तो मान चल जाते हैं लेकिन दोस्तों ठीक नहीं है। अगर योग पता है तो इनके वास्तविक मान निकाल सकते हैं और दोस्तों वहीं पे कैलकुलेशन करना से ही हमारा सही आंसर प्राप्त हो सकेगा। और दोस्तों खैर औसत दिया था इसलिए हमने योग निकाल लिया कितना दोस्तों 1800। तो दोस्तों दोबारा देख लीजिए, 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 1:2:3 है, ये अनुपात हुआ। ये औसत दिया था दोस्तों, हमें पता लगा औसत गुणा संख्या योग होता है, हम योग निकाल लेते हैं। अब देखिए ए का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो दोस्तों कैसे निकल जाएगा, देखिए कितनी सरलता से ए का अनुपात रखिए 1 और 1 और 2 और ये जोड़ लिया दोस्तों, तो कितना हुआ 6 हुआ, ये बटे में लिख दिया। ये अनुपात दोस्तों अनुपातिक योग 6 बटे में और गुणा में कितना दोस्तों 1800, और दोस्तों 36 कितने 1800। तो दोस्तों 300 गुणा 1 दोस्तों कितना हो गया 300। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से ही आएगा, है ना, 2/6 गुणा 1800। और दोस्तों उम्मीद है ये बात समझ में आते हैं कि 300 का बस गुणा 1 में हुआ या 300 या 200 हो जाएगा दोस्तों, 300 का दुगुना हो जाएगा 600 हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ तिगुना हो जाएगा, तो दोस्तों कितना 900। उम्मीद है बात आपको बड़ी सरलता से समझ में आ गई होगी। तो a बराबर 300 दोस्तों, b दुगना है ना तो 600, और दोस्तों ये कितना 900, क्योंकि एक का मान आ गया था ना दोस्तों 300, तो 2 का 600 और 3 का कितना 900 मैंने डायरेक्ट लिखा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। और देखिए दोस्तों अनुपात वाली बात खत्म हुई, इनके वास्तविक मान हमें पता लग गए हैं, 300, b के लिए 600 और दोस्तों c के लिए कितना 900। अब देखिए क्या कहा दोस्तों, कहा a में 10% की वृद्धि। अब देखिए 300 का 10% कितना सरल है दोस्तों, आप भी जानते हैं। इस पॉइंट प्रतिशत से दोस्तों ये जीरो गई दोस्तों, प्रतिशत से 2 जीरो जो जाएगी, 1 जीरो ये बची रह जाएगी, 3 गुणा 10 दोस्तों कितना 30। उम्मीद है बात समझ में आ गई कि 300 का 10% 30 हुआ, और अगर इसकी वृद्धि हुई तो दोस्तों इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 330 में 10 की वृद्धि अर्थात 30 की वृद्धि होकर दोस्तों ये बनेगा कितना 330 दोस्तों, कितना हुआ 330 हुआ। अब देखिए क्या कहा, बी में 20% की कमी दोस्तों, 20% की कमी है, तो दोस्तों इसमें कमी है तो घटाना पड़ेगा। अब बताओ प्रतिशत से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों 120 की कमी हुई है। अब 600 में से 120 घटा लो तो दोस्तों कितना हुआ 480। ये भी बात समझ में आ गई कि दोस्तों 300 में से तो क्या हुआ 10% की वृद्धि, 30 जुड़ गए तो 330 हो गया, और दोस्तों बी यानी कि 600 में 20% की कमी अर्थात 120 दोस्तों वो 480 हो गया है। अब देखिए आगे कहा, तो औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 300 और ये कितना 600 और यहाँ 900, दोस्तों योग हमने लिखा था कितना 1800। अब दोस्तों अगर ये कहता कि योग में 5 की वृद्धि तो हम 1800 में करते, ये योग था ना दोस्तों, लेकिन इसने वृद्धि किस में बताई दोस्तों, औसत में। या तो दोस्तों हमें ये पता होगी औसत की जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव योग पे ही पड़ेगा, तो आप 1800 का भी 5% निकाल सकते हैं। 18 पंजे 90 दोस्तों, 1890 आएगा योग, नया योग। लेकिन अगर दोस्तों औसत ही निकालना चाहें कि नहीं औसत से ही काम चलावेंगे दोस्तों, औसत कितना है 600 है, 600 का 5% कितना, प्रतिशत से 2, देखिए मैं निकाल देता हूँ, 600 का दोस्तों 5%, प्रतिशत से 2 जीरो गई है ना, 56 30 हुआ दोस्तों, इतनी वृद्धि। तो दोस्तों नया औसत कितना हो गया 630। दोस्तों नया औसत अगर 630 हुआ, संख्या में ही 3 है ए बी सी दोस्तों, 3 से गुणा करके देखिए 3 जीरो जीरो, 3 तिये 9 और दोस्तों 3 छंग 18, तो दोस्तों ये हुआ। तो औसत का हमने क्या करा 5% निकाल दिया जो कि 30 आया, उसे जोड़ा दोस्तों 630 हो गया, और दोस्तों योग निकालने के लिए, नया योग निकालने के लिए हमने 3 से गुणा कर दी, औसत गुणा संख्या 1890। या फिर दोस्तों मैं कह रहा था कि अगर औसत में वृद्धि बताई थी उसका प्रभाव योग पे ही पड़ेगा, आप इसका डायरेक्ट 5% निकाल दो दोस्तों, प्रतिशत से 0 गई, 18 पंजे 90, और दोस्तों 1800 और 90 कितने हो गए थे 1890 ही हुए थे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। नया योग कितना दोस्तों 1890 बैठना चाहिए, ये बात समझ में आई। तो दोस्तों यहाँ से भी देखिए औसत में मैंने वृद्धि की 5% की, 30 आया, 30 जोड़ा तो नया औसत दोस्तों 630 हुआ, 3 से गुणा करी तो दोस्तों यहाँ से भी योग 1890 आया, जबकि दोस्तों यहाँ से अगर योग पे ही हम 5% की बढ़ा दें दोस्तों 90 बैठते हैं, वो भी 1890 भी देते हैं। और देखिए दोस्तों सवाल पे चलते हैं, दोबारा से ध्यान से समझिए दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ए बी सी का अनुपात दिया था 1:2:3 दोस्तों, औसत दिया था, और दोस्तों 600 हमने उससे योग निकाल लिया 1800, और दोस्तों इस तरीके से हमने ए का हिस्सा ए का अनुपात 1 है दोस्तों, अनुपात एक योग यहाँ 6 हुआ गुणा 1800, काट के दोस्तों 300 आ गया दोस्तों, ये 1 का मान आया तो 2 का 600 और 3 का 900, इस तरीके से ये मान आया, उनका योग दोस्तों टोटल 1800 है दोस्तों। आगे कहा कि ए में 10 की वृद्धि कर दे, तो दोस्तों हमने ए 300 पे 10 की वृद्धि 330 कर दिया दोस्तों, बी में 20 की कमी कर दी और 480 कर दिया, तो औसत में 5 की वृद्धि करनी दोस्तों। तो 600 का 5% दोस्तों 30 आया, वो वृद्धि की तो 630, और इस तरीके से इनका नया योग दोस्तों तीनों संख्याओं का 630 गुणा 3 दोस्तों 1890। अब देखिए दोस्तों ये किसका मान हुआ, ए का हुआ दोस्तों, ये किसका मान हुआ बी का, और इनका नया योग कितना होना चाहिए दोस्तों 1890। अब बताओ ए का और बी का जोड़ के दोस्तों टोटल में से घटा दो तो किसका मान आ जाएगा दोस्तों सी का, तो सी में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों ऐसा कर देंगे तो टोटल कितना है दोस्तों 1890 हुआ योग तीनों का, ए बी और सी जोड़ के 1890 नया योग बैठता है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना देखिए ये 0 और 0 जोड़ ली, 8 और 3 कितने दोस्तों 11, 4 3 7 और 1 8 दोस्तों, ये जोड़ा। अब देखिए 0 गया, 2 में से गया दोस्तों 8, और यहाँ पे दोस्तों 0 और ये कितना 1, तो दोस्तों इसका मतलब 1080, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 1080 किसका मान होना चाहिए सी का। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों, ये डिटेल जो आपको दी थी ये हटा देते हैं, उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आई रही होगी। अब देखिएगा ये कैसे हुआ, 300 में तो दोस्तों क्या हुआ 310 की वृद्धि हुई तो 330 हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ 20 की कमी तो हुई तो 480 हो गया, और दोस्तों यहाँ 900 था, इसका नहीं पता था, लेकिन योग कितना था 1800, और दोस्तों उसका प्रभाव जब औसत में बढ़े 5% अर्थात योग पे बढ़े तो नया योग 1890 दोस्तों। नई स्थिति में
टोटल 1890 बिठाने थे, ये 330 हो गया, ये 480, तो इन दोनों को जोड़ के दोस्तों टोटल में से घटा लिया तो सी का मान पता लगा कि दोस्तों सी जो 900 था वह अब 1080 है दोस्तों। तो कितने बढ़े दोस्तों? 180 बढ़ गए, है ना। 1080 और 900 में कितना फर्क है दोस्तों? 180 का ना। तो 180 की वृद्धि हुई दोस्तों, कितने की? 180 की। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? डी। देखिए जो सी 900 था अब वो है 1080, अर्थात उसमें कितनी वृद्धि? 180। चलिए दोस्तों, उम्मीद है सवाल समझ में आया। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और देखिए दोस्तों इसे हम किस तरीके से समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। दोस्तों कहा यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। इन संख्याओं में क्या अनुपात है? मान लो दोस्तों दो संख्या है, माना दो संख्या है, एक ए मान लो दोस्तों, एक बी मान लो। अब बताओ दोस्तों, कह रहा है यदि एक संख्या का 20%, मान लो इसका 20% है दोस्तों, पहली ये होगी, दूसरी संख्या में जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, तो दोस्तों इस संख्या में 50% की वृद्धि होती है। अगर इसका 20% इसमें जोड़ दिया दोस्तों, तो दोस्तों ये कितना बढ़ जाता है? ये अपने आप में 50% बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या समझ पा रहे हैं कि इसका कितना दोस्तों? 20%। अगर इसमें जोड़ दें तो इसके अपने आप में कितने बढ़ गए दोस्तों? है ना, 50%। इसका अगर 20% जोड़े इसमें दोस्तों तो इसके 50% बढ़ जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों इस संख्या का 20% इस संख्या के दोस्तों 50% के बराबर है। समझिए ना बात ये है ना दोस्तों, इसमें अगर 20% बढ़ा दे तो दोस्तों इसमें कितने बढ़ जाते हैं? 50%। इसका मतलब दोस्तों इसके 20% इस संख्या के कितने के बराबर है? 50% के दोस्तों। तो देखिए यानी कि पहली संख्या ए का जो 20% होगा दोस्तों वो दूसरी संख्या बी का दोस्तों 50% के क्या होगा? बराबर होगा। पहली संख्या का जो भी 20% है दोस्तों, अगर वो इधर जोड़ दें तो इसमें 50 बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसका 20% इसके कितने के बराबर? 50%। अब बताओ दोस्तों, प्रतिशत काट दो, दोनों तरफ से क्या काट दो? 0। तो दोस्तों ये क्या बचा? a गुणा 2 तो 2a, और दोस्तों ये क्या बचा? 5b। अब बताओ दोस्तों a बटे b तो निकालना मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो दोस्तों a ये रहा, और दोस्तों गुणा का b बटे में आया, और दोस्तों यहाँ कितना है? 5, और दोस्तों बटे में कितना? 2। अब बताओ दोस्तों, तो a अनुपात b यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हुआ दोस्तों? 5 अनुपात कितना दोस्तों? 2 हुआ। उम्मीद है बात समझ में आई हो दोस्तों। अच्छा आंसर कहाँ क्या है दोस्तों? आपका सी। 5 अनुपात 2 कहाँ है? सी ऑप्शन में। उम्मीद है देखिए कितना सरल सवाल था, बस भाषा समझनी थी दोस्तों। कहा कि इसका 20% अगर इसमें जोड़ दे तो इसमें अपने आप में 50% बढ़ जाते हैं। इस संख्या का 20% दोस्तों उतना है जो इसके 50% का काम कर गया। तो दोस्तों इसका मतलब इस संख्या ए का जो भी हिस्सा 20% है वो इस संख्या के 50% के बराबर होगा। इसके 20% ने इसमें 50% बढ़ा दिए, यानी कि दोस्तों मैंने ऐसे कह दिया कि ए का 20%, पहली संख्या का 20% दूसरी के 50% के बराबर होगा। अगर इसका 20 जोड़ने पर उसमें 50 बढ़ जाते हैं, इसका मतलब इसका 20% इसके 50% के बराबर है। और इससे सोल्व करके हमने आंसर निकाल लिया बड़ी सरलता से। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आई। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा, तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के क्या है दोस्तों? बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना है दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो अनुपात है लेकिन कुल योग नहीं कहा, बल्कि सबसे बड़ी और छोटी का योग तीसरी और 52 के योग के बराबर बताया। दोस्तों यानी कि तीनों ही संख्या चाहिए, लेकिन हमें तो उनका अनुपात दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात कितना दोस्तों? 5। ये है हमारी वो तीन संख्या है दोस्तों, ये अनुपात है उनका। और अगर हमें संख्या माननी हो तो इन अनुपात के साथ हम कोई नंबर लगा लेते हैं, जो अक्सर हम x लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगा लीजिए, आपका मन करे k लगा सकते हैं अगर आपको x से थोड़ी दिक्कत हो तो। दोस्तों अनुपात था और क्योंकि हमें संख्या दो सबसे बड़ी और सबसे छोटी को जोड़ना है, और दोस्तों सीधे अनुपात को जोड़ेंगे तो गलती होने की संभावना है। और दोस्तों जब इस प्रकार की कैलकुलेशन करें, बेसिक से करें, तो x लगा ही ले अनुपात में, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कहा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी, सबसे क्या कहा दोस्तों? बड़ी, और सबसे क्या दोस्तों? छोटी। अब बताओ दोस्तों 3x 4x 5x में सबसे बड़ी कौन होगी दोस्तों? ऑब्वियसली 5 से गुणा करके x में सबसे बड़ा मान आएगा, तो दोस्तों यहाँ 5x सबसे बड़ी होगी। तथा सबसे छोटी दोस्तों बताओ 3x ही होगी, सबसे छोटी है ना, 3 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी होगी। इन दोनों का योग है ना, सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग, ये कर लिया हमने। आगे क्या? तीसरी संख्या दोस्तों, तीसरी क्या बची? अगर सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी, इनका योग हो गया, तो तीसरी तो यही बची। अब 1 2 3 तीसरी से तो मत कहिएगा दोस्तों, अगर सबसे बड़ी है और दूसरी है तो तीसरी यही बचती है दोस्तों। तो यानी कि तीसरी संख्या क्या दोस्तों? 4x। सब क्रम के चक्कर में मत पड़िएगा कि पहली दूसरी और तीसरी और 5x लिख दें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है।
तो दोस्तों तीसरी संख्या और कितना जोड़ा हमने 52, इन दोनों के योग के बराबर इन दोनों का योग है सबसे बड़ी और छोटी का, ये बराबर है। अब बताइए 5 और 3 कितने दोस्तों 8x। अब आपको अच्छे से पता है ये 4x इधर आएगा बराबर से इधर, तो दोस्तों इसका चिन्ह बदल जाएगा 4x। और दोस्तों यहाँ कितना 52। अब बताइए 8x में से दोस्तों 4x गए तो कितना बचा 4x बचा, तो दोस्तों कितना हो गया 52 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ दोस्तों 4 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, गुणा में चीज़ भाग में गई और 4 इसको काट देगा दोस्तों, तो x का मान कितना हुआ दोस्तों 13 हो गया, कितना हुआ 13। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या बतानी सबसे छोटी। अब तो 3x 4x 5x में सबसे छोटी तो यही है हमने जो पहली बात की है, सबसे छोटी संख्या यानी कि दोस्तों कितना 3x। ठीक, चलिए इसका मान बता देते हैं। तो दोस्तों इसका मान कितना हुआ 3x का 3 गुणा 13, तो दोस्तों 13 3 39, 39। आपका आंसर कितना आ गया 39। तो दोस्तों आंसर क्या है सी है। और दोस्तों इसी सवाल के साथ अनुपात समानुपात हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों ये लेसन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों अब हम अगला लेसन करेंगे, कल की वीडियो से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।